नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां हम जुड़ते हैं अलग अलग क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस वक्त बाजार को किस तरीके से देख रहे हैं, साथ ही साथ उनसे उनकी एडवाइस लेते हैं, समझते हैं अलग अलग पॉइंट्स को और अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से इस शो को हम बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। जो भी आपके सवाल हों, अभी कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाह रहे थे कि क्रिप्टो का शो कितनी देर में शुरू होगा। तो क्रिप्टो का शो जो है शुरू हो चुका है, क्रिप्टो लाइव का सफर शुरू कर दिया है हमने। तो जो भी आप कॉइन्स को लेकर जानकारी चाह रहे थे वो आप सवाल हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो बिटकॉइन जो है अभी लगभग 41,000 US डॉलर के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो हमारे सभी एक्सपर्ट्स पहले ही हमें बता चुके थे कि हमें एक डिप देखने को मिलेगा और ये जो सितंबर का जो महीना है ये इसी तरीके से हमें परेशान करेगा, लेकिन फिर भी एक बार अपने एक्सपर्ट से समझ लेंगे हम कि वो किस तरीके से पूरे बाजार को देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे ऐश्वर्य गुप्ता। वेरी गुड मॉर्निंग ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला और एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे समझना चाहूंगी मैं कि इस वक्त ये बिटकॉइन का जो प्राइस है 41,000 US डॉलर के आसपास चल रहा है। कल की बात की जाए तो 42 चल रहा था। क्या अब हमें ये लगातार नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? 43, 42, 41, अब 40 भी देखने को मिलेगा और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है 39 तक जा सके, जो कि पहले पिछले महीने का जो लो था वो 39,000 US डॉलर के आसपास का था, तो वहां तक जा सकता है। क्या राय होगी आपकी इस वक्त? देखिए, इस समय जो क्रिप्टो मार्केट में ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है वो ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है चाइना के मार्केट से, तो उसकी वजह से बिटकॉइन ने डिप किया है। क्रिप्टो मार्केट में कोई बहुत बड़ी ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं आई थी जिसकी वजह से बिटकॉइन नीचे चला। तो हमें वो समझने की जरूरत है। जब भी, जैसे अगर आपको याद हो, जब पैंडेमिक भी आया था तो मार्केट जो है वो अचानक से नीचे गिरा था और जितनी तेजी से वो नीचे गिरा था उतनी ही तेजी से उसने वापस पिकअप लिया था। तो वही सेम चीज हो रही है चाइना में। जब चाइना में जो 300 बिलियन का रियल एस्टेट डेवलपर जो है एवरग्रांड, अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अभी चाइनीज बैंक्स जो है जैसे PCOAB है वो अभी कोशिश कर रही है कि ऐसा ना हो। उसने इस समय 90 बिलियन युआन मार्केट में डंप भी किया है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। तो अगर वो चीज वहां पे समझ जाती है तो क्रिप्टो मार्केट उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो कोरिलेशन रहता है इक्विटी मार्केट का और जो क्रिप्टो मार्केट का वो ज्यादा नहीं है। लेकिन ये चीज देखते हुए भी फिर भी एक चीज और भी है। S&P 500 की बात अगर हम करते हैं, जो ग्लोबली हम सबसे ज्यादा ट्रैक करा जाता है, उसका अक्टूबर मंथ में सबसे ज्यादा कोरिलेशन रहता है क्रिप्टो मार्केट से। तो इस वजह से मार्केट उस वजह से वीक चल रहा है इस समय। मार्केट क्रिप्टो की न्यूज या कोई ऐसी चीज की वजह से नेगेटिव नहीं चल रहा है कि क्रिप्टो मार्केट को इम्पैक्ट होगा। तो ये शॉर्ट टर्म डिप है मुझे लग रही है पर्सनली। एंड धीरे से हम लोग, हो सकता है कि अभी थोड़ा सा और डिप कर जाए, क्योंकि अभी पूरा इम्पैक्ट समझ में नहीं आया है ट्रेंड में कितना होगा। बट हाँ, ये नहीं होगा कि जैसे हम लोगों ने, काफी लोगों ने ये प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया था कि 2008 ग्लोबल क्राइसिस दोबारा आने वाला है, क्योंकि चाइनीज मार्केट शट ऑफ है, हमारे ग्लोबल मार्केट से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अभी भी मार्केट उस वजह से फियर में है। एक इंडेक्स होती है ग्रीड एंड फियर इंडेक्स, उस समय हम लोग इस समय 23 पे चल रहे हैं, विच इज एक्सट्रीम फियर। हम लोग काफी डरे हुए हैं। तो इस वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा हाई मूव्स तो नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन 40,000 पे बाय ऑर्डर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब आज भी आज कल दोनों टाइम जब मार्केट जैसे ही 40,000 की डिप टच किया था, विद इन मिनट्स वो सारे बाय ऑर्डर्स फिल हो गए थे और वापस हम 40,000 ऊपर आए। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 40,000 पे। मार्केट मेरे हिसाब से इस वीक में यहीं पे आसपास ही रहेगा। अच्छी परचेज एंट्रीज भी हो सकती हैं अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं। और देखने को जैसे मैं पहले भी बताए हुए हैं, अभी मतलब मैंने कोई भी डाइल्यूट नहीं किए हैं, बस सब जो है वो अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो मार्केट का भी इस समय ऐसे ही रहेगा, ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद नहीं। ठीक है। तो ऐश्वर्या, एक तरफ जहां हम ये डिप देख रहे हैं लगातार काफी लंबे समय से, ये चीज हमें परेशान कर रही है। पिछले लगभग 3 से 4 एपिसोड्स हो गए हैं जब हम इन टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि ये कब ठीक होगा। एक तरफ जब इसका अभी जो प्राइस मैं देख पा रही हूँ 42,000 US डॉलर के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं अगर बात की जाए जो न्यूज आ रही है और जिस तरीके से लोग इसे देख रहे हैं,
तो ये माना जा रहा है कि ये जो एक क्रैश तो नहीं कहेंगे, बट फिर भी जो एक हमें डिप दिखाई दे रही है, ये डिप बुल रन जो शुरू होने वाला है उसका संकेत दे रही है, वो बुल रन जिसका हम इंतजार कर रहे थे काफी लंबे समय से। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा ही है, इस डिप के बाद हमें जो जिस बुल रन का इंतजार था, 100 के हम इतने लंबे समय से कर रहे हैं, ट्विटर पूरा भरा पड़ा है बिटकॉइन के हैशटैग से, तो क्या ये उसी का संकेत है? देखिए, मैं इसको नहीं रिलेट करूंगा बिटकॉइन 100K से, मैं बिल्कुल रियलिस्टिकली चलूंगा, क्योंकि 100K जाने के लिए तो मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए है, वो अभी मार्केट में लिक्विडिटी है। तो मैं ये कि हाँ 100K हम जा रहे हैं, जब तक मुझे अगर 100K जाना है तो उसके लिए मुझे $58,000 का लेवल चाहिए। $58,000 के लेवल में मुझे लगेगा कि हाँ अगर वहाँ पे फ्रेश बाइंग और वहाँ पे सपोर्ट 58,000 को बीट करते हैं, तब वो 100K वाला लेवल में एक बार सोच सकता हूँ। लेकिन तब तक 100K बोलना, जब हम ऑलमोस्ट उससे आधे से भी नीचे हैं, तो ट्विटर जो है वो 90% क्या है, ट्विटर में लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये सारी करते हैं, और लोग वहाँ से उसको कनेक्ट नहीं करते हैं रियल मार्केट से या रियलिटी से। तो मैं रियलिटी से कनेक्ट करके सीधी सी बात बोलता हूँ, 100K इज ओनली पॉसिबल जब हम क्या कहते हैं 58,000 के लेवल को ब्रीच कर पाएंगे, और वहाँ पे फिर हम 90,000 95,000 को देखेंगे। उसके पहले मुझे नहीं लगता कि मैं 100K की तरफ बिटकॉइन का प्रेडिक्शन किसी भी एंगल से कर सकता। चलिए ठीक है ऐश्वर्या, ये तो हम आपकी क्वालिटी जानते हैं, हमेशा ही आप हमारे व्यूअर्स को रियलिस्टिक रह के काम करने की सलाह देते हैं। ये आपकी एक अच्छी क्वालिटी है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि केवल हम मान लें कि ऐसा होने वाला है क्योंकि सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हाइप में है, तो वो ज़रूरी नहीं है। हमें खुद भी सोचना पड़ेगा कि क्या मार्केट वैसा रंग रूप दिखा रही है अपना जो एक्सपेक्टेशंस है, तो वही हमारे एक्सपर्ट का कहना है यहाँ पर कि वो अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। जितनी लिक्विडिटी चाहिए और जिस तरीके से काम होना चाहिए 100 के जाने के लिए, वो अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक अच्छा मैं कहूँगी एक अच्छी राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई। ठीक है, तो बिटकॉइन पर आपकी राय मैंने यहाँ पर ले ली है। ये इसके बारे में हम हमेशा इसलिए बात करते हैं क्योंकि गॉडफादर कहा जाता है, बहुत हद तक पूरी मार्केट डिपेंड करती है और बहुत हद तक इसे इंडेक्स कह ले हम क्रिप्टो का, तो इंडेक्स के तौर पर ये काम करता है। इसके हिसाब से हम मार्केट का अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कार्डानो पर। कार्डानो को किस तरीके से आप देख रहे हैं, और अभी हाल ही में इनके जो फाउंडर हैं उनकी भी एक स्टेटमेंट की वजह से कार्डानो जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है, तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इंटरेस्टिंग थिंग ये है, कार्डानो के बारे में पिछले 2 दिन से रिसर्च कर रहा हूँ, और जो मुझे लगता है, मेरा जो पर्सनल व्यू है वो ये है कि कार्डानो ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दिए हैं, लेकिन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाने के लिए एक तरह से प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए थी, वो कार्डानो में नहीं है, मुझे जो पर्सनल लगता है। दूसरी बात ये है कि जो इसके प्रोजेक्ट्स हैं, वो जैसे संडे स्क्वायर, ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो उस पर लॉन्च होने वाले हैं, उनकी टाइमलाइन बहुत बहुत ज़्यादा आगे है। संडे स्क्वायर अगर लॉन्च भी हो जाता है तो संडे स्क्वायर लॉन्च होने के बाद भी आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि उसके यूजर्स कितने। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, टोटल कार्डानो में इस समय टोटल अकाउंट जो है वो 1.6 मिलियन, जिसका मतलब है 1.6 मिलियन यूजर्स या 1.6 मिलियन अकाउंट होल्डर्स हैं जो कार्डानो होल्ड कर रहे हैं। इसमें से 800,000 यूजर जो हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने अपने कार्डानो को डेरिवेट करके रखा है, मतलब स्टेक करके रखा है रिटर्न पाने के लिए। अब वो जो 80,000 लोग हैं, कार्डानो में क्या है कि आप जब नए प्रोजेक्ट आएंगे तो 80,000 जो ये है ये कभी भी अपना वहां से कार्डानो निकाल के इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब इतने ज्यादा यूजर्स होते हैं, तो अगर आप खुद सोचिए कोई एक नई वेबसाइट क्रिएट हो रही है जो पीछे से ब्लॉकचेन में कनेक्ट हो रही है, उसके पास अगर 100,000 या 2,000 यूजर्स एकदम से सामने से आ जाएंगे तो उसके साथ क्या होगा, वो क्रैश हो जाएगा। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ब्लॉकचेन हैंडल कर पाएगी कि नहीं, वो तो सेकेंडरी हो जाता है। फर्स्ट हो जाता है कि हम इंटरफेस से कनेक्ट कर रहे हैं ब्लॉकचेन को, वो वहाँ पे लोग इतना होल्ड कर पाएंगे कि। तो मेरे हिसाब से पहली बात तो प्रोजेक्ट जो इसमें आने हैं वो 250 कमेंट्स 500 कमेंट्स के न्यूज में आना शुरू हो जाता है कि 500 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने वाले हैं, 1000 होने वाले हैं, एंड सब लोगों को मजा आ जाता है कि हाँ कार्डानो में बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू, मैंने आपको बताया था कि मैं $3 के आसपास ऑलमोस्ट 80% पोजीशन पे एग्जिट कर गया था, और मेरी वही आज भी मैंने उसकी पोजीशन वाली नहीं है, 20% अभी भी मेरे पास है। लेकिन वो मैंने इसलिए रखा हुआ है कि जब ये सब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसमें मुझे जरूरत पड़ेगी, मतलब कुछ परचेज करना है तो कार्डानो जो है वो सब परचेजिंग करेंसी काम होगा, INR में वहाँ परचेजेस नहीं हो सकती, तो केवल इसके लिए मैंने 20% रखा हुआ। और ये कहते हुए कि आगे जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनकी टाइमलाइंस काफ़ी एक्सटेंडेड है, मतलब 2021 में
शायद ही कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आया है कार्डानो पे जहाँ पे हमको ये लगे कि हाँ इसने ये आ गया है तो इसने बहुत बड़ा काम कर दिया। दूसरी बात, कोई भी बड़ा वेंचर कैपिटल फंड कार्डानो को बैक नहीं करता है, इस कम्युनिटी है और इनका एक स्टैंड पॉइंट है कि हम अफ्रीका को डेवलप कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। लेकिन जब जो बड़े भी, अगर मैंने सोलाना के लिए आपको बताया था कि सोलाना कभी ऐसा नहीं होगा कि अचानक से वो वापस से $25 चला जाए जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, क्योंकि 50% से ज्यादा उसमें वेंचर कैपिटल का पैसा लगा हुआ है जो एग्जिट नहीं करेगा, तो मार्केट वो एकदम से डिसरप्ट नहीं कर सकता। यहाँ पूरा रिटेल है, जब पूरा रिटेल होता है तो नेगेटिव न्यूज आने के बाद वो किस हिसाब से डंप हो जाए, कहाँ चला जाए, किसी को नहीं। और जब बड़ा वेंचर कैपिटल या कोई बड़ा फंड नहीं होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऐसा नहीं हो सकता कि वो बचाने के लिए आ जाए या उसको बैक करने के लिए आ जाए, या इतनी अगर सेल हो रही है मार्केट में तो उसको परचेज ऑर्डर आ रहे या ऐसी कुछ चीजें, तो वो भी नहीं है इस प्रोजेक्ट में। तो पर्सनली मैं मना करूंगा कार्डानो में पोजीशन बनाने के लिए। हो सकता है क्योंकि कम्युनिटी ड्रिवन है तो ये रिटेल सेंटिमेंट्स में चलता है, ये होलसेल सेंटिमेंट्स में नहीं चलता है। हो सकता है पॉजिटिव जाए, लेकिन रिस्क मेरे हिसाब से जो पर्सनल है, पिछले 2 दिन के एनालिसिस जो मैंने रिसर्च करी है उसके बेसिस पे, रिस्क मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है कार्डानो में इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर कार्डानो पर ऑल इन ऑल ऐश्वर्या की जो राय है वो हमें मिलती हुई। कार्डानो और भी अलग अलग रीजंस की वजह से, अपने फाउंडर्स के वजह से जो न्यूज़ में है वो बना हुआ था, क्योंकि शायद जहाँ तक मैं समझती हूँ उन्होंने कहीं ये कहा था कि वो इसे बर्न नहीं करना चाहते हैं। तो क्या आपने उसको फॉलो किया हुआ है, उस चीज़ को भी? जी, तो उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे हम कि उनका जो स्टेटमेंट आया है वो स्टेटमेंट जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं उन्हें किस तरीके से समझ आए, वो किस तरीके से समझें। क्योंकि जहां एक तरफ हम बात करते हैं कि किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले देख लीजिए कि उसकी सप्लाई कितनी है, वो इन्फ्लेशनरी है, नॉन इन्फ्लेशनरी है, ये सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। वही कार्डानो एक ऐसा कॉइन जिसके फाउंडर की एक स्टेटमेंट आती है। तो इससे आपको क्या लगता है, ओवरऑल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट क्या चेंज हो सकता है, आपकी राय? देखिए, स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है कि वो सही कर रहे हैं, बिकॉज पहली बात तो कार्डानो की जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो कैप्ड है 45 बिलियन पे। 45 बिलियन पे कैप होने की वजह से और उनके 70% जो टोकन्स वो स्टेक्ड है, तो केवल 30% की सप्लाई में, सर्कुलेशन में। तो अगर आप उसको भी उठा के बर्न करना शुरू कर देंगे तो आपकी सप्लाई जो है वो काफी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आपको ट्रेंड में बने रहना है तो आपको लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी इस समय कार्डानो के अगर आप जाके देखेंगे तो 2% डेप्थ पे अराउंड $5 या $6 मिलियन है, टॉप एक्सचेंज बाइनेंस पे, तो जो कि काफी कम है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इथेरियम से जो सेकंड नंबर पे है, इथेरियम की जो लिक्विडिटी है वो कम से कम $235 मिलियन, तो कहीं अगल बगल नहीं है। अगर हम इसको और बर्न कर देंगे उठा के तो वो क्या होगा, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और जिसकी वजह से लिक्विडिटी जो मार्केट में है वो और ड्रॉप हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से डिसीजन सही है, गलत नहीं है उनका कि बर्न नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी राय, जो आपकी राय है वो हम समझते हैं कि आपका जो काम है वो रिसर्च वर्क करना है, और रिसर्च वर्क करने के बाद आप चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद हमें समझाते हैं। तो हमारे लिए हमारे जो एक्सपर्ट्स कहते हैं उसे मान लेना और उसे समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर एक कमेंट भी मुझे दिखाई पड़ रहा है कि, और ये चीज़ बहुत लोग मानते हैं कि बिना कॉइन के बर्न हुए प्राइस बढ़ेगा कैसे। वो प्राइस जो बढ़ता है, कॉइन बर्न होते हैं तो उसकी वजह से माना जाता है, बहुत से लोग मानते हैं कि जो भी कॉइन है उसका प्राइस बहुत अच्छे से आने वाले समय में बढ़ जाएगा। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत इजी से एग्जांपल देता हूँ, ये गलत फहमी है लोगों की। एक टोकन आया था बॉम्ब करके, BOMB करके, और उसका केवल काम ये था, उसका कोई काम नहीं था। वो कहता हम नेक्स्ट बिटकॉइन है, और अगर आप ट्रांजैक्ट करेंगे उसको, तो जैसे आपने 100 बॉम्ब भेजे तो 1% उसकी सप्लाई बर्न हो जाएगी, तो आपके पास 99 ही पहुंचेगी। तो वो 1 मिलियन सर्कुलेशन में आया था, उन्होंने कहा हम नेक्स्ट बिटकॉइन है क्योंकि हम ये स्टोर ऑफ वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्ट करेंगे तो वो बर्न हो जाएगा, और अल्टीमेटली और उसको कोई यूज केस कि वो केवल बर्न हो जाएगा अगर आप उसको ट्रांजैक्ट। तो उससे लोग लगा कि हाँ वो सप्लाई नीचे चली जाएगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। कभी भी किसी टोकन की बर्न से अगर इम्पैक्ट पड़ता है, हाँ बिल्कुल पड़ता है, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर उसके यूज केसेस तो बर्न करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। बर्न तब करते हैं हम लोग यूजुअली जब हमको ये समझ में आता है कि हाँ हम उससे एक प्राइस को डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइस को यहाँ पर डायरेक्ट करने के लिए आपको यूज पे मेन फोकस करना होता है कि कितने यूज केस है। इथेरियम के आज यूज केस इतने ज्यादा है
ऑलमोस्ट 77% ऑफ द टोटल जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू लॉक्ड है वो सारी की सारी इथेरियम पे है, और इतने ज्यादा यूज केसेस है इथेरियम के कि अगर वहां पे बर्निंग हो रही है तो वहां पे जिस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है, कार्डानो टोकन्स की कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि उसका यूज केस केवल एक है, वो ये है कि आप स्टे कर सकते बस, और कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी फीस पे चला जाता है, उसके अलावा कोई काम नहीं है उसका। तो आप उसको बर्न भी कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब आप इन सब की जो स्टेकिंग होती है, स्टेकिंग की भी एक लिमिट होती है। कार्डानो में अगर आप 70% के ऊपर जाके स्टेक करेंगे तो जो रिवॉर्ड मिलता है आपको वो गिरना शुरू हो जाएगा। अब आप 2% रिवॉर्ड के लिए कार्डानो स्टेक नहीं करने वाले, या 1.5% रिटर्न के लिए कार्डानो में स्टेक नहीं करने वाले, इंडियंस तो बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोग ज्यादा सेविंग बैंक से मिल जाएगा। यूएस वाले हो सकता है जिनको 0% रिटर्न मिल रहा हो तो वो फिर भी इनका सोच सकते हैं, बट अदरवाइज नोबडी विल डू। तो इस वजह से यहाँ पे बर्न इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि उसका कोई यूज केस नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे उसका वो काफी यूज केस होता है, सर्कुलेटिंग सप्लाई ज्यादा होती है, उसको यूज केस की वजह से ऑलरेडी उसकी डिमांड होती है, हम उसमें अगर एक तरह से सप्लाई रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो वो इम्पैक्ट देता है। जैसे बाइनेंस में बर्निंग इम्पैक्ट देता है, इथेरियम में बर्निंग इम्पैक्ट देता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं होगी जब तक पूरा उनका इकोसिस्टम क्या कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का नहीं बने। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपर्ट ने हमें ये चीज क्लियर कर दी है कि ये जो हम सोचते हैं कि कॉइन अगर बर्न करेगा तभी प्राइस बढ़ेगा, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ऐश्वर्या का कहना है ये एक मिथ है, और बहुत अच्छे तरीके से उस पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मिला है। ऐसा नहीं है केवल अपनी स्टेटमेंट बताई है, प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दिया है। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी चीजें थी जिन पर आपकी राय लेना हमारे लिए जरूरी था। क्या अभी ऐसा कोई कॉइन है जो आपके रडार पे है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो पहले आपने कॉइन्स बताए हुए हैं केवल उन्हीं में अभी इन्वेस्ट करके हमें चलना है? देखिए, पहली बात तो इस समय अगेन थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट रहेगा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा पर्सनल इस समय जो अगेन वही रहेगा, मैंने इस समय पर्सनली कई पोजीशन जो अक्वायर करी है, मैं छोटी अपनी पोजीशन इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि उसमें अगर टाइमली अपडेट ना मिले तो आप लॉसेस में जा सकते हैं जी। तो इसीलिए मैं हमेशा जो मेजर पोजीशन होती हैं उसी को बताता हूँ। तो मैंने कल जो है पोल्का डॉट और लिंक में अपना पोजीशन इंक्रीज किया है, और जिसमें मतलब एक मुझे लगता है कि अभी अच्छा खासा वापस है, जैसे ही मार्केट वापस आएगा तो उसमें इन्वेस्टमेंट मतलब उसका रिटर्न अच्छा आ रहा है। एक छोटा सा मैंने इन्वेस्टमेंट अपने इथेरियम वॉलेट मतलब इथेरियम की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए और किया है। तो मेरा पोल्काडॉट का इन्वेस्टमेंट कुछ $26 के आसपास का है, मेरा इथेरियम का कुछ $2900 का है, और मेरा लिंक का कुछ $22 का है जो इन्वेस्टमेंट है मैंने किया है $22। तो ये 3 इन्वेस्टमेंट मैंने पर्सनली किए हैं जहां मुझे पता है कि जैसे ही मार्केट हल्का सा भी कवर करेगा तो ये वापस रिबाउंड आ सकते हैं। लेकिन इथेरियम में मैंने कम इसलिए किया है क्योंकि इथेरियम में एक हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है इस समय, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेडिक्शन ये भी है कि वो शायद अगर हेड एंड उसको फुल फॉलो कर जाता है तो वो हो सकता है $2000 के अप्रॉक्स तक जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जाएगा नहीं। सपोर्ट इसका बस काफी अच्छा है $2600 पे, लेकिन फिर एक पैटर्न बन रहा है तो पैटर्न आपको एक वार्निंग देता है, उस वार्निंग को इग्नोर करते हैं तो कभी कभी आपके हाथ चलते हैं। तो इसलिए मैंने छोटी पोजीशन ली है इसकी, और मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पे रखा हुआ है 2600 का। अगर 2600 के नीचे जाता है, क्योंकि मैंने ये वाला इथेरियम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, तो अगर वो नीचे जाता है 2600 के तो मैं अपना लॉस लेके बाहर निकल जाऊंगा, फिर वापस से जब वो पूरा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ब्रेक होगा फिर वापस से। ठीक है, इथेरियम, पोल्का डॉट और एक और आपने कॉइन बताया वो कौन सा? चेन लिंक। ठीक है, चेन लिंक। जी, तो ये चेन लिंक अभी मुझे $22 USDT के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या अभी इसमें फ्रेश एंट्री लेने की कोई चांस है? इसे लिया जा सकता है अभी? हाँ, मैंने भी $21 में ही खरीदा है, $21-21.5 के आसपास ही खरीदा है, तो मेरे मतलब वही बाइंग रेंज ही है मेरे हिसाब से अभी भी। इसको आराम से ये वापस से $30-32 का लेवल आराम से पहुंच जाएगा सब मेरे ख्याल से, मार्केट जैसे ही वापस से उठना शुरू होता है। तो ये 3 इन्वेस्टमेंट मैंने छोटे से जो मतलब मेन पॉइंट्स पे किए हैं वो ये। ठीक है, तो अगर ऐश्वर्या मान लीजिए $22 के आसपास हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो चेन लिंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आप जो टारगेट बता रहे हैं वो 30-32 के आसपास का आप देख रहे हैं, तो ये जो टारगेट है इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? ये टारगेट हमें कितने वक्त में मिल सकता है? देखिए, अगर एवरग्रांड का इम्पैक्ट नेगेटिव ज्यादा और मार्केट मतलब ऑलमोस्ट अब्जॉर्ब कर चुका है मेरे हिसाब से 80%, 20% और रहेगा, तो उसके हिसाब से मुझे 1 महीने के आसपास, 1-1.5 महीने के आसपास ये टारगेट आराम से।
ठीक है, 1 से 2 महीने का जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पर एक्सपर्ट बता रहे हैं, और इस टाइम फ्रेम में आपको जो रिटर्न है वो लगभग 8 से 10 US डॉलर का जो आपको इसमें प्राइस है वो ऊपर बढ़ता हुआ, ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक कह रही हूँ मैं? ठीक है, तो आज हमने आपसे काफी कुछ समझ लिया है। एक बहुत बड़ा जो मिथ है जो हम मानते हैं कि बर्निंग से ही प्राइस डिपेंड करता है, बर्न होगा कॉइन तो ही सब सही चलेगा, तो वो चीज आपने आज क्लियर की, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ ये चीज बहुत अच्छी लगती है हमें आपकी कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को ही हमारे साथ शेयर करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ नया ढूंढ लिया और वो बता दिया। आप खुद जिन चीजों में बिलीव करते हैं वो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं। आज के इस शो में और हमारे इतने अच्छे तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ऐश्वर्या गुप्ता। बहुत अच्छे तरीके से ऐश्वर्या ने हमें समझाया है कि किस तरीके से एक जो लोगों में चिंता बनी हुई थी कार्डानो को लेकर कि अगर बर्न नहीं होगा तो प्राइस कैसे बढ़ेगा, तो वो क्लियर कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने शेयर किया है पोल्काडॉट और इथेरियम चेन लिंक पर अपना रेकमेंडेशन। इन कॉइन्स पर आप नजर बना के रख सकते हैं, यहाँ से प्रॉफिट कमाने का मौका आपको मिल सकता है। हमारे एक्सपर्ट के खुद की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, और स्टॉप लॉस भी वो इथेरियम में आपको बता के गए हैं कि वहां से नीचे आता है तो आप लॉस बुक करके निकल सकते हैं, और उसके बाद वापस से कोई अच्छा मौका ढूंढ सकते हैं। तो ये 3 रिकमेंडेशन उनकी तरफ से आते हुए, साथ ही साथ कार्डानो पर और बिटकॉइन पर उनसे बात की, और ये चीज काफी अच्छी लगी कि एक रियलिस्टिक अप्रोच को लेकर वो काम करने के लिए कह के गए हैं हमें कि जब भी आपको काम करना है क्रिप्टो में थोड़ा सा रियलिस्टिक होके चलिए, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट पे कितना भी यकीन क्यों ना हो आपको, लेकिन चार्ट्स क्या कह रहे हैं वो समझना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। पैटर्न्स को इग्नोर करना सबसे ज्यादा गलत होगा। हाँ, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन पैटर्न क्या कह रहे हैं, चार्ट क्या बता रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत हमारे लिए समझना क्रिप्टो करेंसी में भी उतना ही जरूरी होता है जितना स्टॉक मार्केट में होता है। तो आज के क्रिप्टो लाइव में बस इतना ही। मुझे यानी शिवानी ठाकुर को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।